नमस्कार दोस्तों, विजय धाम अकेडमी में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग प्रमुख अनुच्छेदों को देखेंगे, जिसके अंतर्गत भाग 1 और भाग 2 के अनुच्छेद को शामिल किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। भाग 1। भाग 1 में क्या कहा गया? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी भारत राज्यों का संघ होगा। यह स्टेटमेंट बार बार पूछा जाता है। भारत प्रांतों का संघ है या राज्यों का संघ है? तो भारत राज्यों का संघ है। कहीं भी प्रांत शब्द का उल्लेख नहीं किया गया या केंद्र शब्द का उल्लेख नहीं किया गया। ऐसा नहीं कि भारत राज्यों का केंद्र है, ऐसा नहीं। भारत राज्यों का संघ होगा जो राज्यों से मिलकर बनेगा। इसके अंतर्गत 4 अनुच्छेदों को शामिल किया गया। पहला अनुच्छेद संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र, यानी कि संघ का क्या नाम होगा, उसका राज्य क्षेत्र कितना होगा, इसका वर्णन किया गया। अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया? नए राज्यों का प्रवेश, यानी नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। दूसरा उनका क्या कहा गया? पहले से विद्यमान राज्यों के नाम, क्षेत्र, सीमा में परिवर्तन या नए राज्यों की स्थापना। यहाँ भी नए राज्यों की स्थापना और यहाँ भी नए राज्यों की स्थापना। तो आइए समझ लेते हैं कि अनुच्छेद 2 के तहत कैसे नए राज्यों की स्थापना किया जाता है, अनुच्छेद 3 के तहत कैसे नए राज्य की स्थापना किया जाता है। तो आइए पहले अनुच्छेद 2 के तहत देखते हैं। अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्य की स्थापना कैसे करेंगे? तो यहाँ आपको नया भूभाग अर्जित करना होगा। नए भूभाग अर्जित करना होगा। नए भूभाग अर्जित करके ही आप नए राज्य की स्थापना कर सकते हैं। जैसे आप पाकिस्तान से उसकी भूमि को छीन लीजिए और भारत में शामिल कर लीजिए और उसे एक नया राज्य का नाम दे दीजिए, या फिर नेपाल से छीन लीजिए या फिर चाइना से छीन लीजिए, उसका भूभाग छीन के भारतीय संघ में शामिल कीजिए और उसे नया राज्य का नाम दे दीजिए। यही होता है नए भूभाग आपको अर्जित करने होंगे। आपके सीमा क्षेत्र के अंदर किसी राज्य को मिलाकर नया राज्य नहीं बनाना। यहाँ पे आपको नए भूभाग अर्जित करना होगा, जैसे किया भी गया है। पहले गोवा भारतीय संघ का अंग नहीं था, यहाँ पे पुर्तगाली शासन था। तो गोवा को मिलाने के लिए किस अनुच्छेद का सहारा लिया गया या किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो अनुच्छेद 2। क्या कौन कौन? गोवा, सिक्किम, गोवा है, दमन और दीव और बहुत सारा राज्य है, उसे भारत में मिलाने के लिए या भारतीय संघ में मिलाने के लिए अनुच्छेद 2 का प्रयोग किया गया। यह अनुच्छेद 2 का के तहत भारतीय संघ में शामिल किया गया। आइए अनुच्छेद 3 को समझते हैं। अनुच्छेद 3। तो अनुच्छेद 3 के तहत आप 3 तरीके से नए राज्य की स्थापना कर सकते हैं। कितने तरीके से? 3 तरीके। 3 तरीके से। तरीका नंबर 1, 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर, 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर जोड़ देंगे, तब नए राज्य की स्थापना कर देंगे। बारी बारी से समझाएंगे कि कैसे होता है। अनुच्छेद फिर दूसरा तरीका, एक राज्य और दूसरे राज्य के कुछ भाग को मिलाकर, तीसरा क्या कहता है? 2 राज्य, 2 या 2 से अधिक राज्य, 2 या 2 से अधिक राज्यों के कुछ भूभाग अलग करके, कुछ भूभाग अलग कर के
दो या दो से अधिक राज्यों के कुछ भूभाग को अलग करके नए राज्य की स्थापना किया जा सकता है। आइए सीखते हैं। यहाँ क्या करा, दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर, मान लीजिए ये वो राज्य बिहार है और एक यूपी है, इन दोनों को मिलाकर मान लीजिए हम ए स्टेट नाम दे दिए, ये स्टेट नाम दे दिए, ये हो गया एक, स्थापना कर दिए भारतीय संघ में। इसमें आपको नए भूभाग अर्जित नहीं करना होता, भारतीय राज्य को ही तोड़ मरोड़ कर नए राज्य बना दिए जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि सीमा में परिवर्तन, यानी क्षेत्र के सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। यहाँ पे क्या किया, उत्तर प्रदेश बिहार को मिला के मान लिए ये स्टेट बना दिए, ए स्टेट नाम दिए, ए और बी को मिलाकर उत्तर प्रदेश और बिहार को मिलाकर ए स्टेट नाम दे दिए और भारतीय संघ में शामिल कर लिए। दूसरा को बात क्या कर रहा हूँ, एक और दूसरे राज्य के कुछ भाग, एक राज्य और दूसरे राज्य के कुछ भूभाग, ये दो से अधिक राज्यों के कुछ भूभाग, मान लीजिए यहाँ बिहार है और दूसरा स्टेटमेंट समझिए क्या कर रहा है, एक राज्य, तो मान लीजिए एक राज्य बिहार हो गया और दूसरा राज्य ही हो गया, उस दूसरा राज्य कुछ भूभाग को हमको लेके बिहार में मिलाना, तो मान लीजिए उत्तर प्रदेश के हम 50 वर्ग किलोमीटर ले लिए और बिहार में ऐड कर दिए और दोनों को मिला के हम नया नाम दे दिए बी स्टेट हो गया नया राज्य की स्थापना। हो सकता है कुछ और राज्य के भूभाग हम अलग कर सकते हैं इसी में, ऐसा बात नहीं कि वो ये हो सकता कुछ और राज्य जैसे एमपी के भी 10 किलोमीटर ले ले और इसी में मिला दे, किसमें मिला दे, इसमें मिला दे, और उसके बाद बिहार प्लस क्या हो गया, बिहार प्लस उत्तर प्रदेश वाला 50 किलोमीटर और मध्य प्रदेश वाला 10 किलोमीटर, ये तीनों को मिलाकर एक नया स्टेट बना दे, उसे नाम दे दे बिहार, या फिर बी स्टेट, सी स्टेट, कुछ भी नाम दे सकते हैं। हो गया नया स्टेट की स्थापना। अब क्या कर रहा हूँ, भाग 2 समझे, भाग 3 आइए। भाग 3 कर रहा, दो या दो से अधिक राज्य के भूभाग को अलग कर ले फिर उसे आपस में ऐड करके नया राज्य बना। ठीक इसी प्रकार इसमें क्या करेंगे, देखिए तीसरा स्टेटमेंट क्या कर रहा हूँ, दो या दो से अधिक राज्य, मान लेते 4 राज्य, ये 2 ही राज्य या 3 ही राज्य, आपका इच्छा 3 राज्य लेते हैं। बिहार, यूपी, बारी बारी से इसी को ले रहे हैं, इसी को ले रहे हैं, एमपी, समझ जाइए 3 वो ले लिए। इससे मान लेते हैं 20 वर्ग किलोमीटर अलग कर लिए, इससे 10 वर्ग किलोमीटर अलग कर लिए, इससे 50 वर्ग किलोमीटर अलग कर लिए और सबको मिला दिए आपस में, ये भूभाग को और मिला के मान लीजिए कोई स्टेट के नाम बताइए, रामनगर नाम दे दिए, एक नया स्टेट का निर्माण कर दिए। ये हो गया तीसरा। समझ गया तीनों तरीके। पहला में 2 या 2 से अधिक स्टेट को मिलाकर एक स्टेट और दूसरे स्टेट के कुछ एरिया को लेकर उसे ऐड करके नया राज्य बनाया जा सकता। तीसरा, 2 या 2 से अधिक स्टेट के कुछ भूभाग को आपस में अलग कर करके जोड़ दिया जाए और एक नया स्टेट बना दिया जाए। यही 3 बातें हैं। अब भाग अनुच्छेद 4 क्या कहता, अनुच्छेद कहता 4, अनुच्छेद 2 के तहत बनाया गया कानून अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 2 के तहत जितना भी संशोधन करेंगे वह संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। किसके तहत, अनुच्छेद 368 के तहत। अनुच्छेद 368 के तहत क्या कहता अनुच्छेद 4 के अनुच्छेद 2 के तहत संविधान में अनुच्छेद 2 के तहत जितने भी कानून बनाएंगे ये संविधान में संशोधन करेंगे वे संविधान में संशोधन नहीं माने जाएंगे। किसके तहत, अनुच्छेद 368 के तहत। आप बताइएगा अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में संशोधन करने की शक्ति किसे प्राप्त है, संसद या राज्य को प्राप्त है या फिर केंद्र को?
संसद या विधानमंडल, बताइएगा। और फिर एक बात है, अनुच्छेद 2 का प्रयोग अब तक संसद द्वारा 15 बार किया गया। कितना बार किया गया? 15 बार। किसके द्वारा? संसद द्वारा। अनुच्छेद 2 का प्रयोग अब तक संसद द्वारा 15 बार किया जा चुका है। अगर ये तो हो गया कि हम पाकिस्तान से छीन रहे हैं या भारत में मिला रहे हैं। अगर हमको भारत का कुछ भाग पाकिस्तान को देना रहे तो क्या करना होगा? क्या संविधान में संशोधन करना होगा या फिर नहीं? संविधान में संशोधन करना होगा। जैसे हम बेरुबारी राज्य क्षेत्र पाकिस्तान को सौंपने के लिए संविधान में कितना संशोधन किए थे? 9वां संशोधन करना पड़ा था। 9वां संशोधन करना पड़ा था बेरुबारी राज्य क्षेत्र देने के लिए। बेरुबारी राज्य क्षेत्र पाकिस्तान को हस्तांतरित करने के लिए 9वां संशोधन करना पड़ा था। तो इस प्रकार आप भाग 1 का अनुच्छेद पढ़ लिए। अब भाग 2 का अनुच्छेद पढ़ेंगे। अब भाग 2 में क्या है? भाग 2 में नागरिकता है। किसका प्रोविजन है? सिटीजन का। तो आइए नागरिकता की कुछ विशेषताएं जान लेते हैं। तो भारतीय नागरिकता एकहरी है, ऐसा कि नहीं? आप भारत में रह रहे हैं, अब भारतीय नागरिकता भी ग्रहण किए हुए हैं और अमेरिका के भी नागरिकता ग्रहण किए हुए हैं, ऐसा बात नहीं। आपको एक ही नागरिकता भारत में रखनी होगी। या आप प्रवासी के रूप में अमेरिकी नागरिक बने रहे या फिर भारतीय नागरिक बनना है तो भारतीय नागरिकता अर्जित करना होगा। या फिर आप विदेश चले गए, ब्रिटेन, अब भारत की भी नागरिकता वहाँ रखे हुए हैं और ब्रिटेन की, ऐसा बात नहीं है। ब्रिटेन की नागरिकता वहाँ रखना होगा या फिर भारतीय नागरिकता रखना होगा। अगर भारतीय नागरिकता रखते हैं तो ब्रिटेन में आप प्रवासी कहलाइएगा। पहला विशेषता क्या हो गया नागरिकता का? पहला विशेषता एकहरी नागरिकता। विशेषताएं, यह प्रमुख बात है। क्या है? एकहरी नागरिकता है। फिर 2 में क्या कहता है? नागरिकता किसका विषय है? संघ का विषय है या फिर राज्य का विषय है? तो नागरिकता एक संघीय विषय है। संघीय विषय। तीसरा, जैसी संघीय विषय तो आप किसे इसमें संशोधन करने का अधिकार या इससे संबंधित बनाने का अधिकार किसको मिलेगा? संसद को। स्वाभाविक है। यानी इससे संबंधित कानून बनाने का अधिकार किससे है? इससे संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद को है। यही 3 बात है नागरिकता से। फिर अब बारी से इसका अनुच्छेद पढ़ेंगे। कहता है अनुच्छेद 5, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। तो कुछ समझे नहीं संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता किसको मानेंगे किसको नहीं। तो आइए देखते हैं कौन व्यक्ति दावा कर सकता है कि हम संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता ले लें। तो आइए देख लेते हैं इसका भी। तो कहता है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, पांचवा अनुच्छेद। तो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता उसी व्यक्ति को नागरिक माना जाएगा जो भारत में रह रहा हो प्लस उसका जन्म भारत में हुआ है। कहाँ हुआ है? भारत में ही हुआ है। अब इसके लिए उसके माता पिता का भी जन्म, माता पिता अथवा दोनों में से किसी एक का जन्म अविभाज्य भारत में हुआ या भारत में हुआ, अविभाज्य भारत में हुआ। माता पिता में से किसी एक अथवा दोनों का जन्म भारत में हुआ है। फिर 3 बातें करता। पहला,
भारत में रह रहा हो और उसका जन्म भी भारत में हुआ। जैसे कोई कहेगा कि हम संविधान के प्रावधान पर नागरिकता अर्जित किए, उसे करेक्ट भारत में रह रहा हो और उसका जन्म भारत में हुआ है, उसके माता पिता में से कोई एक या दोनों भारत में जन्मा हो और इसके पूर्वज संविधान लागू होने के कम से कम 5 वर्ष पूर्व भारत में रह रहा हो। कम से कम 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो। कब से? संविधान लागू होने के जो कब लागू होगा? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इससे 5 साल पहले यानी 1945 से उसके पूर्वज भारत में रह रहा है। ये 3 बात अगर उसके पास है या सूटेबल करता है तब ये उसे कहा जाएगा कि इसे संविधान के प्रावधान पर नागरिकता प्राप्त है। समझ गए? इसकी व्याख्या ये कहना चाह रहा है। अब कह रहा है अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने से संबंधित प्रावधान। अब देखिए, कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ रहा है तो क्या उसे नागरिक माना जाएगा या फिर वो किस प्रकार नागरिकता अर्जित करेगा? तो आप जानते हैं कि 14 अगस्त को 1947 को विभाजन हुआ था। इस विभाजन में कोई पाकिस्तानी व्यक्ति विभाजन के बाद भारत आ गया। कब तक? 19 जुलाई 1948 के पूर्व। कब आया है? 19 जुलाई 1948 के पूर्व भारत चला है, पाकिस्तान से भारत चला है। अब ये आ गया तो क्या इसे डायरेक्ट नागरिक माना चल जाएगा? नहीं, ये आया है तो इसे लगातार 6 महीना भारत में रहना होगा। लगातार 6 मंथ भारत में रहना होगा। 6 मंथ रहने के बाद भारत की नागरिकता के लिए पंजीकरण करवाने के लिए आवेदन करता हूँ। क्या करता हूँ? नागरिकता प्राप्ति के लिए आवेदन करता हूँ। और इस आवेदन को भारत सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया। यानी इस व्यक्ति को, जैसे राम आया विभाजन के बाद, राम 19 जुलाई 1948 के पहले भारत आ गया, इंडिया आ गया। तो क्या ये आया इसको नागरिकता मिल गया? नहीं आया, वो 6 महीना भारत में रहेगा। लगातार 6 महीने से भारत में रहना होगा। रहने के बाद भारतीय नागरिकता की प्राप्ति के लिए वह आवेदन करेगा और इस आवेदन को भारत सरकार द्वारा क्या कर लिया? पंजीकृत कर लिया गया और उसे भारतीय नागरिक के रूप में स्वीकार कर लिया। भारतीय नागरिक के रूप में स्वीकार कर लिया गया भारत सरकार द्वारा राम को, तभी वह भारत का नागरिक कहलाएगा। एक बात इसमें और है, इसका माता पिता अथवा दादा दादी अथवा नाना नानी का जन्म अविभाज्य भारत में हुआ। यानी 1947 के 14 अगस्त 1947 के पहले इसके माता पिता, किसका? राम के माता पिता अथवा दादा दादी, दादी दादा अथवा नाना नानी, नाना नानी का जन्म कब? अविभाज्य भारत में हुआ। किसी का ई जोड़ा का या ई जोड़ा का या ई जोड़ा का, तीनों में से किसी का जन्म कब हुआ? अविभाज्य भारत में, नॉन डिविजिबल इंडिया में। यानी 14 अगस्त 1947 से पहले इनका जन्म अविभाज्य भारत में हुआ, तभी इसे राम को भारत का नागरिक माना जाएगा। समझ गए?
कि भारत पाकिस्तान से जो व्यक्ति भारत आया उसके नागरिकता कैसे कैसे दिया जाएगा, यानी कि एक तरह का प्रोसेस पंजीकरण की प्रक्रिया। अब अनुच्छेद 7 अब कह रहा भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति को नागरिकता देने से संबंधित प्रावधान। अब जो व्यक्ति पाकिस्तान चल गया तो क्या हुआ, भारत के नागरिक रहेगा। और पाकिस्तान जाने के बाद फिर आया तो क्या उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। तो देख लेते हैं, अगर कोई व्यक्ति जैसे मान लीजिए श्याम क्या किया, 1 मार्च 1947 के पूर्व क्या हुआ है, भारत चला है। एक मिनट, पाकिस्तान चला गया, श्याम की क्या 1 मार्च भारत से पाकिस्तान नहीं जा रहा, यानी पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति को क्या नागरिक माना जाएगा, उसे बता रहा है। यानी श्याम 1 मार्च 1947 को कहाँ चल गया, भारत से पाकिस्तान टू इंडिया फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान, फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान चल गया। तो इसे भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा। किंतु जाने के बाद अगर यह 19 जुलाई 1948 के बाद 19 जुलाई 1948 के पहले भारत चला है। कब गया था, 1 मार्च 1947 के बाद ये कहाँ चल गया, भारत से पाकिस्तान। तो इसे भारतीय नागरिक के रूप में तो नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर जाने के बाद वहां रह रहा तो भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा। लेकिन जाने को अभी 19 जुलाई 1948 के पहले भारत चला है तो इसे भारतीय नागरिक माना जाएगा। किंतु अनुच्छेद 9 के खंड बी के तहत 19 जुलाई 1948 के बाद प्रवास करने वाला समझा जाएगा। 19 जुलाई 1948 के बाद प्रवास करने वाला समझा जाएगा। ये बढ़िया समझेगा। जैसे श्याम है, वो 1 मार्च 1947 के बाद कहाँ चल गया, इंडिया से पाकिस्तान चल गया और पाकिस्तान में रह रहा तो उसे नागरिक नहीं माना जाएगा। लेकिन एक आ गया, मान लीजिए एक मोहन चल गया। अगर श्याम और मोहन 1 मार्च 1947 को पाकिस्तान से 1 मार्च 1947 के बाद इंडिया से पाकिस्तान चल गया और मोहन गया वहीं रह गया, उसे भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा। अगर श्याम जाने के बाद 19 जुलाई 1948 के पहले भारत चला है तो उसे भारतीय नागरिक तो माना जाएगा। लेकिन कैसे माना जाएगा, अनुच्छेद 9 के खंड बी के तहत 19 जुलाई 1948 के बाद प्रवास करने वाला समझा जाएगा। 19 जुलाई 1948 के बाद प्रवास करने वाला समझा जाएगा। आ जाता है, कभी भी आ जाए तो 19 जुलाई 1948 के बाद उसे प्रवास करने वाला समझा जाएगा। ये हो गया आपका अनुच्छेद 7। अब अनुच्छेद 8 पढ़ते हैं। अब कह रहा विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को नागरिकता। अब जो विदेश में रह रहा है वो कैसे भारतीय नागरिकता को बनाए रख सकता है, इसके बारे में बताया गया है। तो मान के चलिए कि कोई व्यक्ति विदेश में रह रहा है, जैसे हो गया एक सीता कहाँ रह रही है, अमेरिका में, या फिर कहीं आ रहे, अच्छा अमेरिका में रह रही है। तो इसको भारतीय नागरिकता रखने के लिए निम्न कार्य करने होंगे। यानी सीता या इसके माता पिता में से कोई एक
भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित नियमों के अनुसार वहाँ रह रहा है जहाँ ये रह रही है, अमेरिका में, यानी सीता रह रही है, ये उसके माता पिता भी रह रहा, पूरा परिवार रह रही है, या केवल सीता रह रही। तो सीता को इस बात का पालन करना होगा कि वह अमेरिका में भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित नियमों के अनुसार वहाँ रह रही है, या सीता का पूरा ज्वाइंट फैमिली अमेरिका में रह रहा हो, तो सीता या उसके माता पिता में से कोई एक को भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित नियमों के अनुसार वहाँ रहना होगा। और एक रहना होगा, इसके अलावा वह भारत के राजनयिक काउंसिलर में भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करती हो और उसका आवेदन भारतीय राजनयिक द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो, तभी इसे भारत का नागरिक माना जाएगा। समझ गए? अब अनुच्छेद 9, अब कहा स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता अर्जित करने पर भारतीय नागरिकता की समाप्ति। अब अनुच्छेद में समाप्ति की बात कही गई है। अगर कोई व्यक्ति कतर चल जाए और कतर जाने के बाद भारतीय नागरिकता का त्याग कर दे, तो उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। यही बात कर रहा है अनुच्छेद 9, स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता अर्जित करने पर वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा, नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, यानी नागरिकता कैसे बना रहेगा, आपको क्या करना होगा, उसके बारे में बताया गया। अनुच्छेद 11 महत्वपूर्ण है, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों का विनियमन, यानी संसद ही नागरिकता में संशोधन करने का अधिकार संसद को दिया गया। तो आइए इसी का उपयोग करते हुए संसद भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया, पारित किया। इसमें क्या कहा गया? नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति का प्रावधान किया गया। संविधान में नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति की बात नहीं कही गई थी, कहीं इससे प्रावधान नहीं है कि कैसे नागरिकता अर्जित करेंगे, कैसे नागरिकता का भारत सरकार समाप्त करेगी, इस कोई प्रावधान नहीं मूल संविधान में। इसके लिए क्या किया गया? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1935 बनाया गया कि कैसे किसी व्यक्ति को नागरिकता दिया जाए, कैसे किसी व्यक्ति की नागरिकता छीना जाए। तो 5 प्रकार से नागरिकता की प्राप्ति कर सकते हैं। क्या क्या है? जन्म द्वारा, अगर आपका जन्म, इसमें कंडीशन है याद रखना, 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में हुआ, तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। परंतु 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है, तो उसे भारत का नागरिक तभी माना जाएगा जब उसके माता पिता में से कोई एक या दोनों भारत का नागरिक हो। यहाँ क्या कर रहा है, एकदम बढ़िया समझिएगा। 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद 3 दिसंबर 2004 के पहले भारत में जन्म लिया हो, तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा, चाहे माता पिता रहे भारत का नागरिक अथवा नहीं रहे। लेकिन इसमें अब क्या कर दिया गया था? 3 दिसंबर 2004 को जन्म वाले में संशोधन किया गया। अब बताया गया कि 3 दिसंबर 2004 से या उसके बाद अगर कोई बच्चा भारत में जन्म लेता है, तो तभी वह भारत का नागरिक माना जाएगा जब उसके माता पिता में से कोई एक अथवा दोनों भारत का नागरिक हो। समझ गए? जन्म द्वारा किस अनुच्छेद तो हो गया था। वंश द्वारा नागरिकता, वंश द्वारा नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वंश या रक्त के आधार पर नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में प्रावधान किया गया। तो क्या कहता है? वंश या रक्त के आधार पर नागरिकता देने के लिए 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद किंतु 10 दिसंबर 1992 से पूर्व उसका जन्म
भारत में हुआ, अब और उसके जन्म के समय उसके पिता भारत का नागरिक हो, तभी उसे वंश के आधार पर नागरिक माना जाएगा। क्या कहा, डिप्ली में समझिएगा, वंश के आधार पर था, जन्म के आधार पर था, उसमें किसी का नागरिकता का बात नहीं कहा गया था, बाद में जोड़ा गया था। इसमें क्या कहा है, 26 जनवरी 1950 को या इसके बाद परंतु 10 दिसंबर 1992 से पूर्व अगर कोई बच्चा राम, मान लीजिए राम का जन्म कहाँ हुआ, राम का जन्म इंडिया में हुआ, तो क्या इसे वंश के आधार पर नागरिक मानेंगे? कैसे मानेंगे? इसके जन्म के समय इसका फादर क्या हो, पिताजी क्या हो, इंडियन, पिताजी इंडियन हो, यानी पिताजी क्या हो, भारतीय हो, तभी इसे हम वंश के आधार पर नागरिक मानेंगे। पहले होता था क्या कि वंश, अब जैसे कोई लड़की के मैंने कि दूसरा कोई शादी कर लिया कोई विदेशी लड़की से, तो भारत कब माना जाएगा? अगर उसका बच्चा यहाँ जन्मा और हम भारत का नागरिक रहेंगे, तभी मेरा बच्चा भारत का नागरिक माना जाएगा। इस प्रकार की बात कही गई। कब से लेकर 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर 1992 के पूर्व तक, यानी 9 दिसंबर 1992 तक। अगर कोई बच्चा जन्मा था इंडिया में, तो उसका पिता क्या होना चाहिए, इंडियन होना चाहिए। लेकिन 10 दिसंबर 1992 में क्या किया गया, कहा गया कि अब एक बात जोड़ दिया गया, पिता अथवा माता पिता में से कोई एक इंडियन होना चाहिए। इसमें क्या था, पहले सिर्फ पिता को ही प्राथमिकता दी गई थी, पिता ही इंडियन होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या कहा गया, माता भी रहेगी तो चलेगी, माता अथवा पिता दोनों में से कोई एक इंडियन हो और दूसरा कोई एक इंडियन हो, ये दोनों इंडियन हो, लेकिन दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। दूसरा क्या हो, अवैध प्रवासी ना हो, तभी वह वंश के आधार पर भारत का नागरिक कहलाएगा। तीसरा क्या कहता, पंजीकरण कहता लगातार 6 महीने तक माता पिता लगातार 6 महीने तक वो क्या कर रहा और रहने के बाद वह नागरिकता के लिए आवेदन करता, और आवेदन करने के बाद उसे भारत सरकार द्वारा नागरिक के रूप में स्वीकार कर लिया गया, तब वह पंजीकरण के प्रोसेस यही है कि आप भारत में लगातार 6 महीने से रह रहे हैं, आने के बाद आप 6 महीने रहने के बाद आप आवेदन करते हैं। जिस प्रकार पाकिस्तान से जो आया था उसी प्रकार पंजीकरण के ही माध्यम से वो नागरिकता अर्जित करता है। ठीक, यहाँ पर भी वही स्टेटमेंट लागू होता है। और देशीकरण, अपने देश की नागरिकता का त्याग कर दिया, अच्छे चरित्र कुछ समझ में नहीं आएगा, हम बताते हैं। देशीकरण क्या कहता, अगर कोई व्यक्ति विदेश से आया, ये विदेशियों के लिए, अगर कोई व्यक्ति विदेश से आया और भारत आए और भारतीय नागरिकता अर्जित करना चाहता, तो कैसे अर्जित करेगा, देशीकरण द्वारा। लेकिन इसके लिए निम्न कंडीशन होनी चाहिए, निम्न स्थितियां होनी चाहिए। वो ऐसे देश का नागरिक हो जहाँ देशीकरण द्वारा नागरिकता अर्जित करने पर रोक ना हो, और दूसरा वह अच्छा चरित्र का व्यक्ति हो, मतलब उसका चरित्र अच्छा हो। तीसरा वह राजनिष्ठा का शपथ लिया हो। चौथा वह प्रादेशिक अथवा राज्य भाषा का अच्छा जानकार हो, तभी उसे भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। यानी क्या क्या बात कहा गया, देशीकरण द्वारा अगर कोई व्यक्ति अमेरिका से आए तो अमेरिका में क्या होनी चाहिए, वहाँ देशीकरण द्वारा किसी व्यक्ति को नागरिकता अर्जित करने से नहीं रोका जाता हो, और वह व्यक्ति जो आया है इंडिया वो अच्छा चरित्र वाला हो, राजनिष्ठा का शपथ लिया हो, और प्रादेशिक अथवा राजभाषा का अच्छा ज्ञाता हो या जानकार। यही है देशीकरण की प्रक्रिया। अब अर्जित भूभाग द्वारा,
जैसे हम बतला है कि सिक्किम, गोवा, दमन द्वीप को अगर भारत सरकार मिलाई तो क्या इन सब के जो इस राज्य के निवासी हैं या यूनियन टेरिटरी के निवासी हैं उसे नागरिकता किस प्रकार दिया गया होगा? तो अर्जित विभाग द्वारा। अगर भारत सरकार किसी राज्य को अपने अधीन कर लेती है, भारत देश संघ में मिला देती है, तो वहाँ रहने वाले लोगों को स्वतः ही भारतीय नागरिकता मिल जाता है। उसे किसी प्रकार का कुछ काम नहीं करना होता, उसे भारत का नागरिक मान लिया जाता है। यानी कितना प्रकार से नागरिकता अर्जित की है? 5 प्रकार से: जन्म द्वारा, वंश द्वारा, पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा और अर्जित भूभाग द्वारा। और समाप्ति कितना प्रकार से किया जाएगा? 3 प्रकार से: स्वैच्छिक से, अगर कोई व्यक्ति अपने मन से नागरिकता का त्याग कर देता है, ये नहीं पहला, अच्छा चलिए दूसरा बात बोल। अगर कोई व्यक्ति अपने मन से नागरिकता का त्याग कर देता है तो उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, जिसे यहाँ बताया गया था अनुच्छेद 9 में। अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से विदेश गया, वहाँ की नागरिकता अर्जित कर लिया, तो उसे भी भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। तीसरा, संघ सरकार द्वारा यानी केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता का अपहरण कर लिया जाता है। तो ऐसे संघ सरकार थोड़ी था पागल है कि किसी व्यक्ति के नागरिकता का अपहरण कर सकता। इसके लिए भी कुछ स्थितियां बनती है, तभी तो संघ सरकार किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित कर देता। तो क्या क्या स्थिति बनती है? अगर कोई विदेशी व्यक्ति आया, जिसे यहाँ पे देशीकरण द्वारा आया और गलत जानकारी या गलत स्टेटमेंट देकर भारतीय नागरिकता अर्जित कर लिया, फिर बाद में पता चला कि यह व्यक्ति धूर्त है, बेईमान है, गलत जानकारी दिया है और भारतीय नागरिकता अर्जित कर लिया, तो उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी। अगर कोई भारतीय व्यक्ति अपनी नागरिकता का, अगर कोई भारतीय व्यक्ति देशद्रोह किया है, देश के प्रति गद्दारी किया है, तो उससे भारतीय नागरिकता छीन ली जाएगी, यानी भारत सरकार छीन लेगा। फिर तीसरा, दीर्घ प्रवास कर रहा, अगर कोई व्यक्ति बिना भारत सरकार की अनुमति के विदेश गया और लगातार वहाँ 7 वर्ष तक रह रहा, विदेश में लगातार 7 वर्ष तक रह रहा भारत सरकार की अनुमति के बिना, और रहने के बावजूद वहाँ क्या कर रहा है? भारतीय काउंसलर में अपनी नागरिकता बनाए रखने के लिए आवेदन नहीं करता है, तो उससे भी नागरिकता छीन लिया जाएगा। जैसे हम अमेरिका गए, लगातार 7 वर्ष तक भारत सरकार की अनुमति के बिना रह रहे हैं, अपनी नागरिकता बनाए रखने के लिए वहाँ जो भारतीय इंडियन काउंसलर है वहाँ आवेदन भी नहीं कर रहे हैं, तो भारत सरकार हमसे नागरिकता छीन लेगी। यानी समाप्त करने के 3 तरीके हैं: स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लीजिएगा तो, नागरिकता का परित्याग कर दीजिएगा तो, ये संघ सरकार द्वारा अपहरण कर लिया जाएगा। तो किन किन स्थितियों में अपहरण किया जाता है? 3 स्थिति में। अगर कोई व्यक्ति आया, गलत जानकारी दे दिया, तो उसे नागरिकता छीन लिया जाएगा। देशद्रोह, अगर कोई व्यक्ति देश के प्रति बेईमानी करता है, देशद्रोह का कार्य करता है, तो उससे नागरिकता छीन लिया जाएगा। फिर दीर्घ प्रवास, सरकार की अनुमति बिना लगातार 7 वर्ष तक विदेश में रह रहे हैं, तो उससे भी नागरिकता केंद्र सरकार छीन लेगी। ये हो गया आज का अध्ययन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि फंडामेंटल राइट से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन तो अनुच्छेद 1 से लेकर 51 तक सभी प्रमुख हैं, बराबर प्रश्न पत्र में आते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए।